हमने बेटा आरुष की जो फेडरलिज्म का क्लास किया था, और बहुत बेटा छोटी छोटी बातें हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया बहुत डिफिकल्ट है चैप्टर। और डिफिकल्ट इसलिए है कि आप लोग रोज रोज ऐसी बातें सुनते नहीं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि कौन सा बातें ऐसी हैं जो हमें सिंक करनी है, जो हमें अपने अंदर लेनी है। और उसमें से बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है और फेडरलिज्म के लेवल्स कितने हैं। ये दोनों बातें हमने पढ़ी। अब अगर हम इसके बेसिस पे चलें तो आप इसको ऐसे समझो कि बेटा हमारा फेडरलिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स हमें समझ में आ जाती हैं तो हमें पूरा का पूरा फेडरलिज्म क्लियर हो जाएगा। तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि इसका मतलब ये होता है फेडरलिज्म का कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर शेयर्ड हुई है बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। अब इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें ये भी पता चलता है कि दो लेवल्स होते हैं फेडरलिज्म। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है फॉर द सब्जेक्ट्स, फॉर द टॉपिक्स दैट आर इन कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन वेलफेयर में है, जो सारे पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन का टेक केयर करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, अच्छा, और एक बात बिल्कुल क्लियर थी, लास्ट टाइम भी हमने बोला था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख के हम आते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है, 1 मार्क का, 2 मार्क का, कि फेडरलिज्म के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आप बोल लोगे फेडरलिज्म का दो ऑब्जेक्टिव है। मतलब किसी भी देश में अगर फेडरलिज्म वाली गवर्नमेंट है तो उसका क्या फायदा है? तो हम बोलेंगे उसका फायदा डबल है। पहला तो ये कि कंट्री यूनाइटेड रहता है, और दूसरा ये कि कंट्री की जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेव करती है, प्रिजर्व करती है रीजनल डाइवर्सिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटी ऑफ द कंट्री को बेटा मेंटेन करती है। इसी तरीके से फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में एक पॉइंट दिया है इन्होंने, जो कि ये अलग से भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं, ऐसे ये अलग से भी पूछ लेते हैं। और ये हमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं जो फिर से यही यही आंसर आएगा उसमें, पर क्वेश्चन का जो है वो बेटा वो चेंज हो गया कि परफेक्ट फेडरलिज्म तुम किसको बोलोगे? कौन सा फेडरलिज्म परफेक्ट है? बेस्ट फेडरलिज्म कौन सा होता है? तो बेटा यही दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज करके लिखिए। बेस्ट फेडरलिज्म वो है जिसमें हम ट्रस्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमें यूनिटी में रहना है, ऐसा एग्रीमेंट होता है। मतलब कुछ भी हो जाए पर हम यूनाइटेड रहे, तो बेटा इसको हम बोलते हैं ये परफेक्ट फेडरलिज्म। बाकी फीचर्स क्या है? बहुत सिंपल। फेडरलिज्म में ये तो दो हो ही गए, व्हाट आर द ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, एंड परफेक्ट फेडरलिज्म कौन सा होता है। थर्ड नंबर पे तो वही है, लेवल्स कितने होते हैं? दो होते हैं। फिर दोनों लेवल्स जो है हमारे इसके बेटा, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में होते हैं। इसमें जिसे कहना चाहिए कि कोई भी बेटा फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होती। दोनों के पास अपने अपने टैक्सेस हैं और अपने अपने पैसे उनके पास आते हैं। फिर बेटा इन दोनों में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों काम करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना काम करेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि बेटा वो अपने नए रूल्स बना दे, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा।
और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना है तो फिर दोनों गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा और फिर उसको एग्री करके चेंज करना पड़ेगा। तब हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी नहीं होती। अगर बड़ी होती तो बेटा वो अलग से बैठ करके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती, पर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते जबकि दोनों नहीं साथ में एग्री करेंगे। एक और बात है बेटा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर कभी उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए किसी भी बात को लेके, तो डिसीजन कौन देगा? तो आप याद रखोगे कि एम्पायर का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो डिसीजन किसका माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट एम्पायर हो जाता है और वो बेटा प्रॉब्लम को जो बोलेगा वो ही मानना पड़ेगा दोनों गवर्नमेंट। अब इसके बाद एक बहुत ही मजेदार चीज, और वो मजेदार फीचर बताने के लिए मैं पहले एक वर्ड का मीनिंग बताऊं। एक वर्ड आएगा तुम्हें आप तुम्हारे चैप्टर में, ज्यूरिसडिक्शन। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो सुन लो, फिर फीचर्स में एक मजेदार पॉइंट पढ़ेंगे। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बेटा वो एरिया जिसमें लीगली मेरी अथॉरिटी, जो कानून की नजरों में मेरा एरिया है और उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे आपका घर, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है, आपकी नोटबुक वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में है। तो बेटा हर चीज जिसके ऊपर हमारी लीगल अथॉरिटी होती है उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो कोई अगर आपके घर के अंदर आकर के पटाखे चला रहा है तो आप बोलोगे कि ये तो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में है, आपने ऐसा किया मतलब कानून को तोड़ा है। तो बेटा ज्यूरिसडिक्शन एक तो होता है फिजिकल, फिजिकल जगह, ज्योग्राफिकल जगह, और कभी कभी बेटा ज्यूरिसडिक्शन होता है सिर्फ कुछ टॉपिक्स पे। तो टॉपिक्स का मतलब बहुत सारी बातें, मेरी लैंग्वेज ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है। अब लैंग्वेज कोई ज्योग्राफिकल जगह तो है नहीं कि हम बोले हाँ ये वाली है। तो बेटा ज्यूरिसडिक्शन में दोनों चीजें आती हैं, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर वो टॉपिक जिसके ऊपर हमारी लीगल अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद तुम समझ रहे हो कि फेडरलिज्म का वो मजेदार वाला जो फीचर है वो कौन सा है। तो बेटा वो फीचर जो मजेदार वाला है वो है हमारे यहाँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों की दोनों गवर्नमेंट सेम ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कंट्रोल करती हैं। मतलब ये, अगर अब इसको ऐसे मान करके चलो, दो एग्जांपल्स दूंगी। मतलब ये कि बेटा जो ये एक मूवी अभी आई थी द केरला स्टोरी, तो अगर ये वाली जो बेटा मूवी आई, इसे यूपी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया। मतलब किसने टैक्स फ्री किया? यूपी की गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। और किसके लिए फ्री किया? हमारे लिए। तो अब हम लोग जाएंगे और कम जो है वो पैसे देके टिकट में टैक्स कटेगा नहीं और मूवी दिखाएंगे। अब दूसरी मजेदार बात सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 2000 के नोट्स वैलिड नहीं है। किससे बोला? हमसे बोला। और हमें जाकर के उसे बैंक में जमा जमा करना पड़ रहा है, उन्हें रिटर्न करना पड़ रहा है। तो बेटा लोग वो ही है ना, हम तो सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं वो भी हमारे ऊपर लगेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो भी हमारे ऊपर ही लगेंगे। तो फेडरलिज्म में ग्रुप ऑफ पीपल वही होते हैं, पर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन अलग होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वो टॉपिक्स जिसके ऊपर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर रूल्स बनाएगी। पर लोग सेम है जिनके ऊपर रूल्स बन रहे हैं। तो बेटा केरला स्टोरी अगर यूपी में फ्री करना है
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट करे। दूसरी तरफ बेटा जो 2000 के नोट वापस लेने हैं वो हमें स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, वो नहीं कह सकती, वो हमें स्टेट गवर्नमेंट ही कहेगी, क्योंकि करेंसी का जो टॉपिक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। ये फीचर्स हो गए। और अगर ये फीचर्स हमें बेटा 5-6 समझ आ गए तो फिर इसका मतलब हमारे चैप्टर का फाउंडेशन क्लियर हो गया। और फेडरलिज्म के फीचर्स आपको वही चीजें बताते हैं, 2 या 3 लेवल होते हैं या टीयर्स होते हैं बेटा। फिर उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यूनिटी भी मेंटेन रहेगी देश की और रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी। फिर हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था कि इसमें ए बेटा परफेक्ट फेडरलिज्म कौन सा होता है। बट परफेक्ट फेडरलिज्म वो होता है जिसमें हमें ट्रस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल पे और सेंट्रल को स्टेट पे, और एग्रीमेंट होता है कि हम यूनाइटेड रहेंगे। फिर बेटा ये लोग फाइनेंशियली ऑटोनॉमस होते हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं दोनों गवर्नमेंट, और अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है कभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट जो है, वो एम्पायर बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट अकेला चेंज नहीं कर सकती, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना होता है, और बेटा इनको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं होता जब तक ये दोनों गवर्नमेंट एक साथ ना बैठे। फिर हम आगे चलते हैं तो बेटा हमने पढ़ा कि इसमें ये दोनों इंडिपेंडेंट है और सेम ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो कंट्रोल करती हैं, बस ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग टॉपिक्स आते। तो ये हमारे 6-7 पॉइंट्स जो है बेटा, ये फेडरलिज्म के फीचर्स हो गए, ये हमें समझ आया। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो दूसरा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? तो बेटा एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब ओनली वन गवर्नमेंट इज देयर फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए बस एक ही है। और बेटा उस केस में आप ऐसा समझो जैसे हमारे गवर्नमेंट जो है वो पूरा का पूरा चला नहीं पा रही, जैसे चाइना। अब बेटा जैसे कि म्यांमार, अगर उस गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है अब पूरे देश को कैसे चलाऊं, मेरे पास तो कोई हेल्प भी नहीं है, तो बेटा उस केस में आप ऐसे याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है अपने सबॉर्डिनेट्स बना लेती है, अपने हेल्पर्स अपॉइंट कर देती है, और वो वही काम करते हैं जो यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ तक का टॉपिक हम पहले नोट्स में से पढ़ लें, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। और बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड एवरीथिंग हैज टू बी मेड क्लियर सो दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस कि मैम ये ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जब एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग आएंगे तो हमारी और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, हमें और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी ये चीज। तो नोट्स का बेटा फर्स्ट पेज, और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा है यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the sub units subordinate to the central government होते हैं। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट, वो अपने जूनियर गवर्नमेंट को बेटा ऑर्डर पास कर सकती है। दूसरी तरफ आ जाओ फेडरल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। State government has power of its own for which it is not answerable to the central government separately. अब बेटा तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, और वो यूनिटरी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारी फेडरल गवर्नमेंट के लिए। और वो पॉइंट ये है कि बेटा स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरिंग द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट आंसर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव आंसर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जवाब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब नहीं देगी। पर हमें पब्लिक को स्टेट गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। तो बेटा ये थर्ड पॉइंट है फेडरल गवर्नमेंट का कि यूनिटरी
और फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों आर आंसरेबल टू द पीपल. दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर, बट दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक. तो थर्ड पॉइंट देखो, both these governments are separately answerable to the people. और हमें उन्हें बेटा इलेक्शन से पहले जवाब देना पड़ता है उन्होंने ऐसा क्यों किया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में सारे वही पॉइंट्स आ गए जो कि हमें फेडरलिज्म के बारे में सब कुछ क्लियर कर. टोटल बेटा 8 पॉइंट्स हैं. अभी मैंने डिटेल में समझाया था, समझ लो. फिर से रीड कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म. देयर आर 2 or more tiers of government. tiers का मतलब लेवल. different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction. जैसे बेटा लेजिस्लेशन और टैक्सेशन. टैक्स लगाने का jurisdiction दोनों का अलग है. एंटरटेनमेंट टैक्स. बेटा लेजिस्लेशन का मतलब लॉ मेकिंग, लॉ बनाने का दोनों का टॉपिक्स अलग अलग है, jurisdiction अलग अलग है. Each tier of government is constitutionally guaranteed. और बेटा दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिली हुई है, आप ये काम कर सकते हो. The fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one tier of government. It required the consent of both of the tiers. Consent का मतलब permission. The highest court acts as an umpire if dispute arises between different levels of government. Each tier of government has its financial autonomy. It means sources of revenue are clearly specified. Constitution में लिखा हुआ है बेटा बिल्कुल क्लियर. स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ से आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ से आएगा. इसीलिए जब इलेक्शंस होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप बेटा फ्री कर देती है कि भैया ये आपके लिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये बस की सर्विस फ्री है, क्योंकि उनके पास अपने पैसे हैं, वो देंगे तो देंगे. अब बेटा 7th पॉइंट, इट हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स. फेडरलिज्म के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, और दूसरा टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. एकोमोडेट का मतलब होता है टू प्रिजर्व, संभाल करके रखना. बेटा एक और बात सुनो जरा, ये ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स वाला क्वेश्चन अलग से आता है 2 मार्क्स का. एन आइडियल फेडरलिस्ट सिस्टम कौन सा होता है ये भी अलग से पूछ लेते हैं. एक आइडियल परफेक्ट फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें 2 चीजें होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. अब बेटा 2 काइंड्स ऑफ फेडरेशंस. ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट. पूरी दुनिया में फेडरलिज्म तो नहीं है. कुछ कंट्रीज में बेटा फेडरलिज्म है, कुछ में नहीं है. और बेटा फेडरलिज्म जो है वो भी 2 तरीके का है. एक फेडरलिज्म होता है जिसमें देश बहुत बड़ा है और उस देश को संभालने के लिए हमें फेडरलिज्म की जरूरत है. जैसे हमारा कंट्री. तो बेटा हमारा कंट्री बड़ा भी है और सारी रीजनल डाइवर्सिटीज है. तो बेटा हर रीजन की डाइवर्सिटी को हमें सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है, बचा करके रखना है, एकोमोडेट करना है. झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें फेडरलिज्म की जरूरत है. जबकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अलग कंट्री बड़ा है पर कोई रीजनल डाइवर्सिटी नहीं है, पर बेटा उनको भी अपने देश को संभालना है क्योंकि बड़ा बहुत है ना. ऐसे में बेटा ये लोग ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, सारे के सारे स्टेट्स एक साथ आ जाते हैं और ये सारे स्टेट्स एक साथ आकर के कहते हैं हम सब एक भी हैं, अगर कुछ होगा हमारी यूनियन है, अगर कुछ होगा तो फिर हम उसको बेटा सामना करेंगे एक साथ. पर वैसे कोई बड़ा छोटा नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं, ये भी एक फेडरलिज्म का तरीका है. तो बेटा तुम्हें याद होगा कि जैसे हमने एक बार पढ़ा था अभी नेशनलिज्म इन यूरोप में, एक टॉपिक हमने पढ़ा था यूनाइटेड किंगडम. अब यूनाइटेड किंगडम क्या था, उसमें स्कॉटलैंड भी है, उसमें आयरलैंड को भी मिला लिया, उसमें ब्रिटेन को भी मिला लिया. तो ये सारे क्या हो गए, एक साथ आ गए. तो हमने बोला ये एक कंट्री है,
पर बेटा वैसे ये तीनों अलग अलग है। इसको हम बोलते हैं बेटा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और बेटा हमारा देश जैसा है, इसको बचाने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको ढंग से चलाने के लिए फेडरलिज्म की जरूरत है। हम उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर अलग अलग हो कि एक आ गए, यूनाइटेड किंगडम को याद रखना। और बेटा होल्डिंग टुगेदर हमारे देश में पहले यूनिटी को हमें प्रिजर्व करना है, फिर रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना है, फिर म्यूनिसिपल वाला लेवल बिल्कुल नीचे आ जाता है, वो गवर्नमेंट हमें चाहिए बिल्कुल छोटी छोटी बेटा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये वाला टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये वैसे भी लिखने के लिए आएगा और कंट्रीज के नाम याद करने पड़े और क्लियर कर लेना उसको। ये सिर्फ कंट्रीज के नाम देके पूछते हैं इसमें कौन सा वाला फेडरलिज्म। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, टू टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। और बेटा ये फेडरेशंस कैसे हैं? बेस्ड ऑन द रूट्स ऑफ फॉर्मेशन। किस तरीके से फेडरलिज्म बना, उसके बेसिस पे दो बेटा फेडरलिज्म होता है। एक हो गया कमिंग टुगेदर, वो फेडरलिज्म इसलिए आया क्योंकि सारे एक हो गए, और एक होता है देश को संभालने के लिए फेडरलिज्म, जो हो गया होल्डिंग टुगेदर। अब हम पढ़ते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। बेटा नेक्स्ट पेज पे पढ़ रही हूँ, सेकंड पॉइंट। बाय पूलिंग सोवरिटी, बेटा सोवरिटी मतलब सुप्रीम पावर, एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। तो बेटा इन्होंने बोला कि हम सारे के सारे जो है ये एक साथ हम आ गए, हमने अपनी सोवरिटी जो है, सुप्रीम पावर जो है, उसको बेटा मिला लिया, और हम सब आइडेंटिटी भी अपनी रखेंगे, अपनी लैंग्वेज, अपना फ्लैग सब हमारा भी अलग से रहेगा, पर इससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल्स हैं बेटा यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर एंड स्ट्रॉन्ग, और सारे के सारे बेटा स्ट्रॉन्ग। अब आ जाओ दूसरी तरफ, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। A large country decides to divide its power between states and the national government, जैसे हमारे देश में हुआ है। By dividing power into levels, help in better governance, good governance होती है। एग्जाम्पल है बेटा इंडिया, स्पेन, बेल्जियम भी पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा है, वहां भी यही वाला फेडरेशन है। The central government is more powerful than the state government, पर बेटा ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ी सी ज्यादा। तो बेटा आप याद रखना, जो आपका ये वाला फेडरेशन हो गया कमिंग टुगेदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बेटा एक साथ आ गए। और हमारे वाले में इंडिया और बेल्जियम तो याद रहेगा, एक स्पेन, ये तो बेसिक कंट्रीज याद है। इसके बाद नोट्स में लिखा हुआ है डिफाइन ज्यूरिसडिक्शन। तो बेटा ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने याद कराई थी, वही नोट्स में लिखी हुई है। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी इज ज्यूरिसडिक्शन। ये एरिया दोनों तरीके से हो सकता है, ज्योग्राफिकल भी हो सकता है और टॉपिक वाइज भी हो सकता है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इधर एनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री और सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स, ठीक है। अब बेटा टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में पहले दो लेवल ही थे, उसके बाद थर्ड लेवल इंट्रोड्यूस किया, और वो था बेटा पंचायत सिस्टम गांव के लिए, और शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन फेडरलिज्म। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हमेशा याद रखना, ये बेटा थोड़ा सा एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे देश में बेटा बहुत साफ हो गया था कि सिर्फ दो लेवल, द यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। बाद में अ थर्ड टीयर वाज इंट्रोड्यूस्ड, और वो था बेटा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो पंचायत का मतलब क्या था? पंचायत गांव में, और म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहरों। These different tiers have separate jurisdiction. अब कूड़ा डालो, वो स्टेट गवर्नमेंट के jurisdiction में नहीं आ रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नहीं आ रहा, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ रहा है।
तो बेटा जो डिफरेंट ईयर्स है उनके डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, तीनों के अलग अलग। लोग हम ही हैं, हमारे ऊपर ही सेम सिटीजन्स को ही वो बेटा कंट्रोल करते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इतना इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक फेडरलिज्म का, और वो है बेटा, हेडिंग मैंने दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। और लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। मैम अभी तो आपने बता दिया कि स्टेट गवर्नमेंट और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है। वो कौन से ज्यूरिस्डिक्शन है ये तो बताइए, वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन सा टॉपिक है उसके बारे में तो बताइए। तो बेटा ये वही वाली लिस्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। पेज को टर्न करो, और ये शायद फर्स्ट पीडीएफ का लास्ट वाला है। 3 लिस्ट है बेटा। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर का बेटा लॉ बनाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बनाएगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू वर्क इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कॉमन वेलफेयर के हिसाब से। तो बेटा वो ही इसमें जो है वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे देश की यूनिटी को बना के रखते हैं, या फिर बेटा जो हमारे सबके वेलफेयर के लिए। स्टेट लिस्ट, और बेटा स्टेट लिस्ट में वो वाले सारे टॉपिक्स आएंगे जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट किस पे लॉ बना सकती है, जहां वो रीजनल डाइवर्सिटी को बेटा एकोमोडेट करे। ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है बेटा जिसमें दोनों के दोनों गवर्नमेंट अब दोनों बेटा लॉ बना सकते। कॉन्करेंट का मतलब दो। नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से ही पढ़ाऊंगी, ये टॉपिक्स जो है कि करेंगे। मीन वाइल इतना बहुत अच्छी तरह अपने आप तसल्ली में पढ़ लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा फिर शाम की क्लास। ओके मैम, थैंक यू।